क्या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और वो भी आप प्रॉपर्टी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल या विल से खरीदने जा रहे हैं तो 5 मिनट के लिए रुक जाइए, ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा मन बदल जाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए खास वीडियो लेकर आया हूं जहां मैं आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सारे दस्तावेजों के बारे में बताऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि क्या प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट या विल से लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और इसके पीछे मैं आपको 2023 का रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा और बताऊंगा इसके पीछे का पूरा कानून। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेल एग्रीमेंट, सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट, विल और वो सारे दस्तावेज जो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखने होते हैं। और इसके पीछे आज हम आपको बता रहे हैं 2023 का लैंडमार्क जजमेंट। उस जजमेंट का नाम है शकील अहमद वर्सेस सैयद अखलाक 2023 सुप्रीम कोर्ट। मैं उसके नीचे लिंक भी दे रहा हूं, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। अब इस केस के फैक्ट्स और अगर हम केस की जर्नी को देखें तो बड़ी कानूनी भाषाएं यूज़ की गई है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ए और बी का सहारा लेता हूं ताकि आपको पूरा केस समझ में आ जाए। दोस्तों, इसमें ए नाम का पर्सन बी पर्सन के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल करता है, सिविल सूट फॉर पोजेशन। वो ये कहता है, ए पर्सन कहता है ट्रायल कोर्ट में जाके कि मेरे पास एक सेल एग्रीमेंट है, मेरे पास एक वसीयत है और साथ साथ मेरे पास में एक पावर ऑफ अटॉर्नी है। ये 3 डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं ट्रायल कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बी के खिलाफ मुझे डिक्री दी जाए, मुझे पोजेशन दिया जाए उस प्रॉपर्टी पे जिस पे बी अभी विराजमान है, यानी बी उस पे बैठा है। अब बी इसका काउंटर करता है सिविल कोर्ट में। वो ये रिप्लाई करता है कि ए के पास जो डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे अनरजिस्टर्ड हैं। जो सेल एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, विल है, वो सब के सब अनरजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड की भारत के कानून में कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा, रजिस्टर्ड अगर नहीं भी है और अगर हो भी जाए तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास सिर्फ सेल एग्रीमेंट है, सेल डीड नहीं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ उससे पहले हम ये सेल एग्रीमेंट, सेल डीड और उनको जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान हो, हम एक एडवांस पेमेंट करते हैं जिसे हम आम भाषा में साई कहते हैं या नकद भुगतान का कुछ पार्ट पेमेंट कहते हैं। उसे हम सेल एग्रीमेंट के थ्रू दर्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं और 10 लाख रुपए मैं किसी को एडवांस दे रहा हूं, तो उसके लिए पहले मैं सेल एग्रीमेंट करूंगा 10 लाख का और उसमें लिखूंगा कि अगले 1 महीने के अंदर मैं 90 लाख रुपए दूंगा और वो अगला पर्सन मेरे नाम पर रजिस्ट्री करेगा। तो ये होता है सेल एग्रीमेंट, जहां बायर और सेलर दोनों आकर आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। ये उसी तरह है जैसे सिविल ट्रांजैक्शन में कमर्शियल वैल्यू में अगर हम बात करें तो एमओयू की होती है, वो सेम प्रॉपर्टी में सेल एग्रीमेंट की होती है। इसको हिंदी में इकरारनामा कहा जाता है। अब यहाँ पे वो ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये सेल डीड तो है नहीं, ये सिर्फ सेल एग्रीमेंट है और साथ ही साथ ये जो प्रॉपर्टी है वो मुझे मेरे भाई से गिफ्ट में मिली है तो मैं ही इसको ऑनर हूँ। लेकिन ट्रायल कोर्ट बी उस पर्सन की बात नहीं मानता है और ए के फेवर में, जो ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लेकर आता है, उनके फेवर में वो डिक्री कर देता है और बोलता है कि यस, ए इज़ राइट और बी को अपना पोजीशन ए को देना चाहिए। अब इस ऑर्डर से एग्रीड होकर वो बी, जो पर्सन हार जाता है, वो पहुंचता है हाई कोर्ट। फर्स्ट अपील सेक्शन 96 सीपीसी में फाइल करता है, लेकिन हाई कोर्ट भी उसकी बात को दरकिनार कर देती है और बोलती है कि नहीं, ट्रायल कोर्ट ने एकदम सही डिसाइड किया है और उसकी अपील डिसमिस हो जाती है। फाइनली वो बी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और बी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो अपने कई सारे आर्गुमेंट रेज करता है। सबसे पहला आर्गुमेंट वो रेज करता है कि नीचे की जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है कि ए को मेरे द्वारा जो पोजीशन है वो दिलवाया जाए, वो बिल्कुल गलत है। उसका कारण है, पहला, कि जो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेकर आया है वो अनरजिस्टर्ड है, कहीं भी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, अगर रजिस्टर्ड हो भी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की तरह ये कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि ये सेल डीड नहीं है। और तीसरा, ये जो वसीयत लेकर आए हैं वो भी वैलिड नहीं होगी क्योंकि वसीयत तो आपके मरने के बाद इफेक्टिव होती है। वहीं वो जो पर्सन ए जिसके फेवर में नीचे के ऑर्डर हुए होते हैं वो ये रिप्लाई करता है कि नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है, मैंने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराया है, मैंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है और नीचे की दोनों कोर्ट की फाइंडिंग बिल्कुल सही है। और दूसरा, वो एक आर्गुमेंट और रेस करते हैं कि जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप इंडस्ट्री नाम का जजमेंट दिया था, जहां पे बोला था कि सेल डीड के बाद ही टाइटल ट्रांसफर होगा, वो 2011 में है और उसके बाद की प्रॉपर्टियों के लिए है। लेकिन ये जो मेरा केस है वो पुरानी प्रॉपर्टी का है, तो वहाँ पर ये वैलिड नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट दोनों की बातों को सुनती है और फाइनली इन सारे इशू को डिटेल में डिस्कस करती है। आगे हम बढ़ें उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट और कर दूं मैं। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है या अगर आपको घर बैठे कोई कानूनी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर 1 क्लिक पर आप अपने घर बैठे सॉल्यूशन पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए। खैर, अब हम बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की आगे फाइंडिंग के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहला सवाल होता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वर्सेस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का। सुप्रीम कोर्ट इस बात को साफ कहती है कि सेक्शन 17 और 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट को हम एनालाइज करें तो ये बात क्लियर है कि वो डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो लीगल उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती और आप उस बिहाफ पे कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ए पर्सन सिविल कोर्ट में अपना सूट फॉर पोजेशन लेकर आया था अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बेस पर, वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि सेक्शन 17 एंड 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर आप सेल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे हैं और अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो उस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके बिहाफ पर कोर्ट में किसी भी तरह का कोई भी सिविल सूट फॉर पोजेशन फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात क्लियर करी कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट किसी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का कहता है तो आपको वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उसके बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, आपने उसको अनरजिस्टर्ड रखा, आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन क्या आपके सेल एग्रीमेंट से टाइटल ट्रांसफर हो सकता है? क्या आपकी प्रॉपर्टी ए से बी को ट्रांसफर हो सकती थी उस सेल एग्रीमेंट पे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कई बार ये कहते आए हैं, जो सूरज लाइव इंडस्ट्री का जजमेंट आपने हवाला दिया 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नो डाउट ये 2011 में जजमेंट आया है सूरज लाइव, लेकिन भारत का कानून तो उससे पहले भी क्लियर था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 में एक बात साफ कहता है कि जब तक सेल डीड नहीं होगी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ए से बी में वो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होने की बात आई तो सिर्फ सेल एग्रीमेंट था उसके पास, सेल डीड नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बोला, सेल एग्रीमेंट सिर्फ एक इकरारनामा होता है, वो एक स्टार्टिंग का डिस्कशन पॉइंट होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, जहां पे आप लेट डाउन करते हो कि फ्यूचर में हम ये प्रॉपर्टी कैसे सेल करेंगे, कितना पैसा देना है, कितना टाइम पीरियड है, वो लिखते हो, उसे ही सेल एग्रीमेंट कहते हैं, इकरारनामा कहते हैं। लेकिन जो सेल एग्रीमेंट से सेल डीड की जर्नी है वो अगर बाकी रह गई है तो टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। टाइटल तभी ट्रांसफर होगा जब सेल डीड होगी। वापस रिपीट कर रहा हूं, टाइटल तभी ट्रांसफर होगा जब सेल डीड होगी। सेल डीड को हिंदी में कहते हैं बेचारनामा, यानी सेल एग्रीमेंट हो गया इकरारनामा, सेल डीड हो गई बेचारनामा। तो जब तक बेचारनामा नहीं होता, सेल डीड नहीं होती, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप किसी भी कोर्ट में सिर्फ उस सेल एग्रीमेंट को या इकरारनामा को लेके पहुंच जाएं, आप टाइटल ट्रांसफर नहीं करा सकते। मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सेल एग्रीमेंट है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं। उसमें आप ये कोर्ट से कह सकते हैं कि सर मैं बाकी पैसे देने को तैयार हूँ, उस रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दी जाए कि इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम करें, वो एक अलग बात है। लेकिन आप उस प्रॉपर्टी पे अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते, सूट फॉर पोजेशन भी फाइल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और क्लैरिफाई करी कि आप ये जो वसीयत का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं उसके लिए हम आपको वापस बता दें, वसीयत तभी इफेक्टिव होती है जब उस आदमी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, यानी उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब जब तक कोई आदमी जीवित है तो उसकी वसीयत कैसे इफेक्टिव हो सकती है, हमको समझ में नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेल एग्रीमेंट और सेल डीड का डिफरेंस बताया, साथ साथ वसीयत का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये उसकी डेथ के बाद इफेक्टिव है। और तीसरा, पावर ऑफ अटॉर्नी का भी बोला कि हम बार बार कहते आए हैं पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। आप स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी कर लेते हैं, जो कि गलत है। सूरज लाइव इंडस्ट्री में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, पावर अटॉर्नी के बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। कंक्लूजन ये है, मुद्दा मैं सिंपल कर दूं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सेल एग्रीमेंट के बेसिस पर ना खरीदें। सेल एग्रीमेंट से एक इकरारनामा होता है, प्रॉपर सेल डीड कराएं, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड कराएं, प्रॉपर गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करें, तो ही प्रॉपर्टी को आप खरीदें। अगर कोई आप प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट से, विल से या फिर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से ले रहे हैं तो रुक जाइए, मेरी बात का यकीन मानिए। आज आप उस प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी बता के खुश हो जाएंगे और 5 साल बाद आप उस बात को लेकर दुखी हो जाएंगे कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा जिम्मेदारी बनती है हम आपको जागरूक करें, प्लीज़ ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें और इस कॉन्सेप्ट को समझें।
फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को एनालिसिस किया और ये बोला कि ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट ने ये गलती करी है कि उन्होंने इस तरह का सूट फॉर पोजीशन में ऑर्डर पास कर दिया। हम वापस क्लियर करते हैं, अनरजिस्टर्ड था इसलिए हम उनके नाम पे नहीं करेंगे, और दूसरा उन्होंने का टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि ये सेल एग्रीमेंट था ना कि सेल डीड। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को अलाउ किया और नीचे की दोनों कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड करा। आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको घर बैठे इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।